नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ उसी अनुसार वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक छोटे से प्रकरण पर थोड़ा गौर करके फिर उसके आगे बढ़ते हैं। कल हमारे केंद्रीय कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद का कोई इंटरव्यू आज तक जो चैनल है उस पर देखा जा रहा था, तो वो रविशंकर महोदय कह रहे थे कि ये हमारे राहुल गांधी हमारी सेनाओं का सबूत मांगते हैं, चीन की भाषा बोलते हैं, इत्यादि इत्यादि। देखिए, यहीं पर रविशंकर जैसे लोगों का कि गद्दारी बिल्कुल साफ दिखती है। मैं रविशंकर महोदय जैसे लोगों को ये भारतीय अवाम ताकत दल स्पष्ट करना चाहता है कि जरा वो बताएं कि जो शख्स डोकलाम के मुद्दे पर, जब डोकलाम के समय भारत के बीच में तनातनी थी, जो राहुल गांधी हमारे दुश्मन नंबर चीन के राजदूत से रात के 12 बजे गुप्त रूप से मिलता है, क्या वह इस देश का गद्दार नहीं है? आगे, जो राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक के समय हमारी सेना के पराक्रम और शौर्य पर सवाल उठाता है और उसका सबूत मांगता है, क्या वो इस देश का गद्दार नहीं है? जो राहुल गांधी कन्हैया कुमार और उसके गिरोह द्वारा जेएनयू के प्रांगण से खतरनाक किस्म के नारे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका खुला समर्थन किया, तो क्या वो राहुल गांधी देश का गद्दार नहीं है? वो राहुल गांधी जो हमारी सेना के एयर स्ट्राइक बालाकोट पर सवाल उठाता है, उसका सबूत मांगता है, तो क्या वह इस देश का गद्दार नहीं है? वो राहुल गांधी जो पाकिस्तान की भाषा बोलता है, वो राहुल जो चीन की भाषा बोलता है, वो राहुल गांधी जो पाकिस्तान की भाषा, पाकिस्तानी सेना की भाषा, पाकिस्तानी राजनीति और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की भाषा बोलता है और उसी की वक्तव्य को उठा करके पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी राजनीतिक माहौल उसका दुरुपयोग भारत के खिलाफ करते हैं, तो क्या वो राहुल गांधी देश का गद्दार नहीं है? वो राहुल गांधी जो अपने नवजोत सिद्धू को पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल बाजवा को गले लगाने के लिए भेजता है, जिस बाजवा की सेना और उसके आतंकवादी हमारे ही देश के
मासूम भारतीय भाई बहनों की हत्या करते हैं, क्या वो राहुल गांधी इस देश का गद्दार नहीं है? तो ये सारे सवालात रविशंकर जैसे लोगों से भारतीय जनता दल स्पष्ट रूप से पूछना चाहता है। तो यह भी तो किसी गद्दार की गद्दारी छुपाना भी रविशंकर जी गद्दारी होती है। इस तरह की गद्दारी जो है आपकी बीजेपी क्यों करती है? और राहुल इस तरह के गद्दार राहुल की बात को प्रमुखता से दिखाने वाले, उनकी बात को दिखाने को बेताब रहने वाले, बेताब, बेचैन और बेकरार रहने वाले ये 3 चैनल हैं। 3 चैनल प्रमुख हैं, NDTV, आज तक, न्यूज़ 24। इसमें शरीक होना भी क्या गद्दारी नहीं है? तो ये सारे सवालात रविशंकर जैसे लोगों, रविशंकर प्रसाद जैसे भाजपा के नेताओं से ये भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों एवं अपने आदरणीय भारतीय आवाम के माध्यम से पूछ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में बताया गया था कि हमारे देश के दुखड़े का, उसके कष्ट का काफ़ी, कष्ट के कारण का काफ़ी अंश जो है वो इस बात पर है कि ये GNPC, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, कॉकस और RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, ये जो दोनों हैं जनता के सामने इस तरह से पेश आते हैं, इस तरह से उनकी पब्लिक पोजिशनिंग होती है कि ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं और लड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन धोखा यह है कि इन दोनों का आंतरिक रूप से गठजोड़ है। ये इसका नमूना पिछले एपिसोड में बताया गया था। और यह हमारे देश और देशवासियों के कष्ट का काफ़ी प्रतिशत है, 80-90% कष्ट इसी से है। पहला कष्ट तो ये बताया गया था कि ये जो RSS है, GNPC से इसका आंतरिक गठजोड़ ही नहीं है, बल्कि यह GNPC के लिए यह बिल्ली का पंजा है। अब बिल्ली का पंजा बन करके यह एक झूठे, मिथ्या, आधारहीन, अस्तित्वहीन, वजूदहीन वह हिंदू राष्ट्र की बात उठाता रहता है। इससे एक दहशत, भ्रम और अफवाह फैलती है। और हमारा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की ये परमानेंट कमजोरी रही है। ये खुलेआम और एक हकीकत की बात बताता है भारतीय जनता दल कि वो अफवाह और झूठ का सबसे पहले, सबसे अधिक शिकार होता है। और ये कमजोरी का पता GNPC को है, इसलिए वो बराबर इस्तेमाल GNPC को भी है और RSS को भी है। तो फिर जब ये हम जो ये RSS वालों के द्वारा हिंदू राष्ट्र की बात उठाई जाती है, तो ये हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज एक दहशत में आ जाता है। और इसमें मुल्ला मौलवी तो और उस आग में घी डालते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो गया, हो जाएगा, वो तमाम तरह की बातें उलाते हैं। और उसी मुल्ला मौलवी, सभी तो नहीं कहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक हैं उसमें, उसी तरह GNPC फिर इसको भुनाती है कि हाँ, हम हैं जो कि इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, इसलिए तो आप लोग हमारी झोली में आइए, हमको वोट करिए और हम इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। इस प्रकार से पूरा का पूरा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज उस GNPC, कौन GNPC, जो इस देश की बहुत ही खतरनाक शत्रु और दुश्मनी है, जो इस देश की सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार है, जो एक शातिर और धूर्त अपराधियों का गैंग है और इस देश की सबसे खूंखार औपनिवेशिक ताकत है। उसके लिए ये हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज वोट बैंक की तरह उसका शोषण होता है।
या इस्तेमाल होता है, और वो जीएनपीसी जो है 60-70 सालों तक सत्ता नशी होती है, सत्ता पर बैठती है और पूरे सिस्टम को चौपट करती है और हमारे पूरे देश को तहस-नहस करती है, सारी संस्थाओं को बंधक बनाती है और देश को बेतहाशा लूटती है। ये आरएसएस को भी मालूम है और सबको मालूम है। तो इतना बड़ा अपराध जो है वो हिंदू राष्ट्र का हुआ खड़ा करके ये आरएसएस कर रही इस देश के खिलाफ। तो इतने बड़े देश के खतरनाक अभिशाप को सत्ता में बिठवाने का और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज का इस तरह से शोषण करने की जो साजिश इसने रची जीएनपीसी ने, उसमें मुख्य किरदार है आरएसएस, जो कि एक मिथ्या, झूठ, आधारहीन, अस्तित्वहीन, वजूदहीन बात, हिंदू राष्ट्र की बात कह करके, और उसके साथ जो है इस मिथ्या और झूठे या काल्पनिक शैतान से लड़ने के नाम पर जो राजनीति चमकाने वाले भी उठ खड़े हुए, उन्होंने भी अब अपनी वो तंजीमें बना ली और इस तरह की राजनीति करते हैं, जैसे कि वो असदुद्दीन गिरोह, इस तरह से तमाम वही कहते हैं कि हम वो हिंदू राष्ट्र के विरोध में खड़े हैं, जबकि हिंदू राष्ट्र जैसी कोई बात ही नहीं है। ये सभी अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों और हमारे आदरणीय भारतीय आवाम को स्पष्ट रूप से जानना जरूरी है। इससे बड़ा जो नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है, उसको जरा गौर से सुनिए। देखिए, ये इतनी गूढ़ बातें और इतनी शातिराना बातें हमारे आम जो भारतीय भाई बहन हैं, हमारे आम भारतीय आवाम है, शायद उसको समझ न पाए, बहुत मुमकिन है। लेकिन जो लोग भी इसको समझ सकते हैं, इसको बड़ा गौर से सुने और इस बात को सबको समझाएं। ये जरूरी है कि कितनी शातिर ये जीएनपीसी है। जीएनपीसी को सत्ता में बिठाने की जो साजिश इसने किया आरएसएस ने, उसको समझने की आवश्यकता है। तो इस गठजोड़ का एक जो सबसे खराब दुष्परिणाम यह है कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में एक ऐसे दृष्टिकोण का विकास हुआ जिस दृष्टिकोण के तहत इस जीएनपीसी की भारत के खिलाफ सारी गद्दारियों के लिए हमारा हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज अमूमन, कुछ अपवाद जरूर होंगे, अमूमन हमारा इस हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज जीएनपीसी की भारत के खिलाफ गद्दारियों के लिए जीएनपीसी को दोषी नहीं मानता है। वो इसके लिए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को के कुछ भाग को या कोई तो पूरे समाज को दोषी मानता है। ये देखिए, इतना खतरनाक दृष्टिकोण का बनना हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में, एक तो ये हो गया। और दूसरी ओर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में उनकी सबसे अधिक जो घृणा होती है, सबसे अधिक जो निशाना बनाते हैं, सिर्फ बीजेपी आरएसएस को निशाना बनाते हैं। वो इस जीएनपीसी को, जो कि इतनी बड़ी अभिशाप है, उसको इस देश के लिए खतरनाक नहीं समझते हैं। वो खतरनाक जो है आरएसएस बीजेपी को समझते हैं। जीएनपीसी को इस देश का अभिशाप खतरनाक नहीं मानते हैं। वाम दलों को खतरनाक और अभिशाप नहीं मानते हैं। इस प्रकार जितने भी समाज के विध्वंस के आधार पर जो राजनीति करते हैं, जैसे आपकी समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, टीएमसी है, एनसीपी है, इसको देश के लिए
खतरा न मानने का दृष्टिकोण जो है अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में अमूमन है। उनके निशान पर पहले है बीजेपी और आरएसएस। तो जरा आप इन दोनों दृष्टिकोणों को एक साथ मिलाइए। हिंदू सनातन आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज जितनी गद्दारी किया है एनसीपी ने भारत के खिलाफ, उसके लिए निशाना इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की ओर, और जो अब सबसे बड़ा अभिशाप है जेएनपीसी, वो बच गई। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के निशाने पर सबसे पहले बीजेपी या आरएसएस, फिर इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की ओर से भी जेएनपीसी, जो कि सबसे बड़े अभिशाप है, वो बच गई। तो दोनों ओर से बच गई जेएनपीसी। या समझिए, जिस जेएनपीसी के विषय में भारतीय जनता का दल इतने महीने से बता रहा है और बहुत जरूरी भी है, वह दोनों समाज की ओर से साफ बच गई और महफूज है। तो जरूरत इस बात की है कि उस दृष्टिकोण को त्याग करके दोनों हमारा जो भारतीय भाई बहनों का समाज है, वो माने कि इस देश की गद्दार जेएनपीसी है, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से कोई समस्या नहीं है। इस तरह का दृष्टिकोण विकसित करने की सख्त आवश्यकता है हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को। और उसी प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को के लिए भी ये परम आवश्यक है कि वह बीजेपी और आरएसएस से थोड़ा घृणा कर सकते हैं, बात नहीं है, लेकिन वो जेएनपीसी को मैंने पूरे देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप के रूप में समझें, जानें और इस बात का प्रचार करें। और जेएनपीसी से कैसे मुक्ति इस देश को हो और पूरे भारत के समाज को हो, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को हो, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को हो, इसके लिए गंभीर हो, इस बात को फैलाएं। ये बहुत आवश्यक है। और जिस वक्त ये दृष्टिकोण सुधर जाएगा और इस तरह का दृष्टिकोण आएगा दोनों समाज से, जेएनपीसी इस देश की सबसे बड़े अभिशाप है, वामदल इस देश के सबसे बड़े अभिशाप हैं, इस देश के जो समाज को तोड़ करके, विध्वंस करके, विखंड करके जो राजनीति करते हैं, सपा है, बसपा है, टीएमसी है, एनसीपी है, उद्धव की शिवसेना है, डीएमके है, एआईएडीएमके है, टीडीपी है, वकाली है, ये इस देश के लिए खतरनाक हैं। तब से इस देश का कल्याण शुरू हो जाएगा। और साथ साथ कुछ तकनीकी खराबी के कारण ये वक्तव्य दिया जा रहा है। हो सकता है कि आप लोगों को इसका रिपीटिशन लगे। तो चाइना की बात की जा रही थी कि चाइना की इकॉनमी सन 80 के दशक में हमारी इकॉनमी के हमारी अर्थव्यवस्था मैंने के बराबरी थी और 40 साल में वो हमारी इकॉनमी का 5 गुना कर लिया। तो उसमें जो सबसे एक बड़ी विशेषता थी राष्ट्रभक्ति। और राष्ट्रभक्ति के लिए जरूरी है कि व्यक्तिगत स्वार्थ शून्य हो। और ये बात हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन या हमारे आदरणीय भारतीय आवाम अच्छी तरह से समझ लें कि जिस देश के लोगों में व्यक्तिगत स्वार्थ हो उनमें राष्ट्रभक्ति आ नहीं सकती, या राष्ट्रभक्ति लाने के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ को शून्य करना होगा। और यही दुखड़ा है कि अमूमन कुछ अपवाद एकाध जरूर होंगे, अमूमन हम भारतीय भाई बहनों में व्यक्तिगत स्वार्थ कूट कर भरा हुआ है।
कड़वी हकीकत को स्वीकारना पड़ेगा। जब तक किसी बीमारी को स्वीकारा नहीं जाएगा तब तक उसके निदान की बात नहीं आ सकती। तो इस कमी को, इस बीमारी को, इस कड़वे यथार्थ को कबूलना ही होगा कि व्यक्तिगत स्वार्थ जो है हमें कूट कर भरा हुआ है और ये काफी समस्याओं की जड़ है। एक तो मुल्क परस्ती और राष्ट्रभक्ति, अवाम परस्ती इसके रहते आ नहीं सकती, और है भी तो सिर्फ भाषण में है, दिखावे में है, कवि सम्मेलनों में है, मुशायरे में है, या किताबों में लिख दी गई है, मंचों की शोभा बढ़ाने के लिए है। वो मन में, आचरण में, व्यवहार से वो गायब है। मन से भी गायब है, आचरण से भी गायब है, व्यवहार से भी गायब है, सिर्फ जबान से है। ये सबसे खतरनाक स्थिति है। तो व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते हमारे अवाम की जो मूल्यांकन पद्धति है वो बिल्कुल रपचर्ड है, बिल्कुल चरमराई हुई है। उसको ये ज्ञान नहीं आता है कि कौन सा व्यक्ति हमारा प्रतिनिधि बनने लायक है और कौन सा हमारा प्रतिनिधि के बिल्कुल नालायक है। और अपने ही दुश्मन को अपना प्रतिनिधि बना करके ये सदन में या शासन में भेज करके सबसे बड़ा राष्ट्रीय अपराध तो करती ही है, उनके कुकर्मों को भी भोगती है। और इसके पीछे वही है व्यक्तिगत स्वार्थ। तो भारतीय जनता दल ने व्यक्तिगत स्वार्थ के विषय में यही बताया था कि इसकी आदत, एक दृष्टिकोण डालना होगा कि समाज के हित में ही हमारा हित है, अपने देश के हित में ही हमारा हित है। इस तरह का दृष्टिकोण, इस तरह का व्यवहार की शुरुआत करनी होगी और इसका प्रचार करना होगा। और ये मुल्क के हिफाजत के लिए, मुल्क के अस्तित्व के लिए, भारतीय समाज के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है व्यक्तिगत स्वार्थ का त्यागना। इसीलिए तो गुलामी के समय में हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी भारतीय अवाम से ये कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा। उसका सारांश यही था कि आप लोग कुर्बानी यानी त्याग करने के लिए, देने के लिए पहले मानसिक रूप से तैयार होइए और इसके बाद ही आप आज़ादी पाने के नैतिक रूप से अधिकारी बन सकते हैं। उसका लबेलुबा यही था। तो उन्हीं महान देशभक्त, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आशीर्वाद और प्रेरणा से भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय अवाम से ये निवेदन करना चाहता है कि आप अपना व्यक्तिगत स्वार्थ दीजिए, आप अपना व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागिए, तभी ये भारतीय जनता दल आपको दूसरी और सच्ची, वास्तविक, असली आज़ादी मुहैया कराएगा, देगा। और वो आज़ादी सबसे पहले मानसिक गुलामी से आज़ादी, मानसिक गुलामी से मतलब कि ये इसका ख्याल नहीं रहता कि कौन हमारे समाज के लिए हितैषी है और कौन हमारे समाज का दुश्मन है। इसकी अच्छी पहचान हमारे भारतीय भाई बहनों के को होना चाहिए। ये पहचान तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हम व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग दें। और व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागने का जो उपाय है
भारतीय जनता दल ने बताया है कि हम इस दृष्टिकोण, आदत और आचरण को का विकास करें कि समाज के हित में ही हमारा हित है, हमारे देश के हित में ही हमारा हित है। इस तरह की आदत, इस तरह के व्यवहार को बार बार रिपीट करें, ये आदत संस्कार में आ जाएगा। तो यही कारण है, आज राष्ट्रभक्ति हो तो हमारा मूल्यांकन पद्धति बिल्कुल बढ़िया हो जाए, और ये जेएनपीसी जैसे लोग, जेएनपीसी जैसे पार्टियों को, वाम दल जैसी पार्टियों को, सपा जैसी पार्टियों को, बसपा जैसी पार्टियों को, टीएमसी जैसी पार्टियों को, उनको एक भी वोट नहीं मिलेगा। कब? जब हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग करके राष्ट्र हित में सोचें, देश हित में सोचें। तो वही चीज है। और फिर जो ये गलत दृष्टिकोण हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में कि जेएनपीसी की गद्दारियों के लिए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कुछ हिस्से या पूरे हिस्से को जो निशाना बनाया जाता है, वो भी कितना गलत है। और उसी प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की ओर से सबसे बड़ी निशाना बीजेपी की जो बनाया जाता है, वो भी कितना गलत है। दोनों समाज मिलकर के अच्छी तरह समझ ले कि ये जेएनपीसी इस देश का शत्रु है, हिंदू सनातन आस्था वाले समाज का भी शत्रु है, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का भी शत्रु है, और सबसे बड़ी बात, ये पूरे देश का शत्रु है। ये समझ हमारे प्रत्येक आदरणीय भारतीय भाई बहनों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। और तभी जाकर के भारतीयता का वास्तविक माहौल बनाने में बहुत मदद मिलेगी। भारतीयता के माहौल के लाने की इस देश में सख्त आवश्यकता है। सभी लोग भारतीय हैं, सभी लोग अपने ही भारतीय भाई बहन हैं, कोई भेद नहीं, कोई भेद है ही नहीं, क्योंकि सभी इस पावन भारत मिट्टी के ही संतान हैं। जो भी इधर उधर की बात करता है, निश्चित रूप से वह भारत के समाज का, इस भारत देश का शत्रु है, किसी भी रूप में। उदाहरण के लिए जो भाषा बोलता है उदाहरण के लिए, मिसाल के लिए जो भाषा बोलता है असदुद्दीन गिरोह के लोग, और जो भाषा बोलता है पुष्पेंद्र कुलशेख जैसे लोग, उदाहरण के लिए बताया जा रहा है, यह दोनों इस देश के शत्रु हैं। यह दृष्टिकोण प्रत्येक देश अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के मस्तिष्क में आना अति आवश्यक है। भारत का विभाजन आज़ादी के नाम पर ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक त्रासदी है, हिस्टोरिकल ट्रेजिडी है। इसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, और वो भी एक बहुत बड़ी साजिश। इस साजिश के दो बड़े अपराधियों, पापी हैं, गद्दार नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। इसके विषय में भी अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।